नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आप सभी का ईवीएस की क्लास में आपका फिर से एक स्वागत अभिनंदन है। जी हाँ साथियों, आज के ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की क्लास में हम बात करेंगे आवास एवं वस्त्र या वस्त्र एवं आवास से संबंधित। और आप देख सकते हैं पूरा निचोड़, जी हाँ, वस्त्र एवं आवास से इस टॉपिक से जितना हम क्वेश्चन करेंगे लगभग 57 क्वेश्चंस, यानी 50+ यहाँ पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा, जी हाँ, पूरा निचोड़ वस्त्र और आवास से जितने भी अभी आप एग्जाम में रीट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं, रीट, यूपी टेट, एमपी टेट में पूछे गए प्रश्न है, और आप किस जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों को भी यहाँ पे कंबाइंड किया गया है। यानी पूरी तैयारी चल रही आपके ईवीएस में 25+ का स्कोर प्राप्त करने के लिए, और आउट ऑफ 150 में से 140+ जो है, क्योंकि टारगेट यहाँ पे 140+ का स्कोर प्राप्त करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा वस्त्र जो है ग्रीष्म काल में नहीं पहना जाता है? धोती हो गया, दिया गया है, एंड कोट, टी शर्ट, कुर्ता। देखिए, ग्रीष्म काल में नहीं पहना जाएगा। ग्रीष्म मतलब सभी लोग जानते हैं गर्मी के समय में क्या नहीं पहन सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं गर्मी के समय में क्या नहीं पहना जा सकता है। गर्मी के समय में कोट नहीं पहन सकते हैं, ऑलरेडी गर्मी है। धोती पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, कुर्ता पहन सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, शीत ऋतु में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? हल्के रंग के, सफ़ेद रंग के, गहरे रंग के, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे शीत ऋतु में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शीत ऋतु में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, सभी बताइएगा। शीत यानी ठंडे में, तो ठंडे में हमें गहरे रंग वाले जो है वस्त्र पहनने चाहिए। किस प्रकार के? जब शीत ऋतु होती है उसमें गहरे रंग वाले जो है कपड़े पहनना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है साथियों, ग्रीष्म ऋतु में हमें किस प्रकार के वस्त्र जो है पहनने चाहिए। यहाँ पे क्या बात कही? ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? काले, गहरे, हल्के, या इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? आपका कमेंट क्या कह रहा है, आपका फीडबैक क्या कह रहा है? आपका फीडबैक कह रहा है ग्रीष्म यानी गर्मी में हल्के रंग वाले कपड़े पहनने चाहिए, और शीत ऋतु में गहरे रंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? जी हाँ, वर्षा ऋतु जब होती है उसमें रेन कोट, टी शर्ट कॉटन के हो गए, शर्ट कॉटन के हो गए, या ये सभी। देखिए, वर्षा ऋतु में जो है किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और रेन कोट। अर्थात ये सभी ऑप्शन वाला जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम को फतेह करना साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। शर्मान है जायसवाल सर, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न जो देखिए स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, पांचवा प्रश्न है। देखिए, वर्षा ऋतु में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं हम? तो अपने शरीर में गर्माहट लाने के लिए हमें स्वेटर, शाल, कंबल, टोपी, मफलर जैसे ऊनी कपड़े जो है पहनने चाहिए ज़्यादातर। और हेमंत ऋतु में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये ऋतु बहुत लाभदायक होती है, हेमंत जो ऋतु होती है। इस ऋतु में गर्म कपड़े पहनना एवं आग के सामने बैठना आदि अच्छा होता है, ताकि शरीर को गर्म रखा जा सके। और इस ऋतु के कुछ दुष्प्रभाव भी है, जैसे कुछ लोग ठंड सहन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए दुष्प्रभाव भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जो कमज़ोर होते हैं ठंड में, आप लोग देखते हैं काफ़ी सारे व्यक्तियों के ठंड में पड़े रहते हैं, मृत्यु भी हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए आवश्यक उपाय क्या होगा? जी हाँ, मान लीजिए आपके घर में वस्त्र रखे हुए हैं और उन वस्त्रों को आपको जो है किनसे बचाना है? कीड़े मकोड़ों से बचाना है, तो आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? धूप लगाना, डीडीटी पाउडर छिड़कना, नेफ्थलीन की गोली डालना, तो ये सभी उपाय आप अपनाएंगे। अर्थात ये सभी, डी ऑप्शन सही कर लेना है। अगला है, रंगीन वस्त्रों को अधिकतम कितने तापमान वाले गर्म पानी में उबालना चाहिए? 40, 60, 120 या 160? जी हाँ,
देखिए रंगीन वस्त्रों को अधिकतम कितने तापमान, तो आप लोग पता है 40 से 45 तापमान तो गर्मी का समय है। अभी जितना तापमान 40 प्लस दोपहर के रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस तापमान रहता है वर्तमान की अगर बात करें। रंगीन वस्त्रों को अधिकतम कितने तापमान वाले गर्म पर उबालना चाहिए, तो अधिकतम वहाँ पे 120 की बात करेंगे। क्या हम सही कह रहे हैं, सभी लोग बताइए। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको लग रहा है ये प्रश्न पर डाउट है, नीचे कमेंट कीजिए। जायसवाल सर आपके प्रत्येक कमेंट का फीडबैक का सर्वोपरि सम्मान करते हैं, अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, रेडीमेड वस्त्रों की शुरुआत किस देश से हुई थी? अमेरिका, यूएसए, फ्रांस, भारत, नेपाल। जी हाँ, देखिए रेडीमेड वस्त्रों की शुरुआत जो है किस देश से हुई है, तो वह अमेरिका की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का चैप्टर सभी को पता ही है, वस्त्र एवं आवास का जो चैप्टर है। अगला है, रसोई घर के अंदर काम करते समय पहनने वाले जो वस्त्र होते हैं, कुर्ता होता है, एप्रिन होता है, साड़ी होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए रसोई घर के अंदर काम करते वक्त जो पहना जाने वाला वस्त्र होता है वह होता है एप्रिन। जी हाँ, आप लोग देखते होंगे कपड़े के ऊपर जो खाना पकाते समय पहना जाता है उसे एप्रिन कहा जाता है। और रसोई घर में ज़्यादातर सूती वस्त्र पहनने कर ही काम करने की सलाह दी जाती है। एप्रन एक ऐसा परिधान होता है जिसे शरीर के सामने के हिस्से को ढकने के लिए अन्य कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। और यह शब्द पुराने फ्रांसीसी नेप्रोन से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है कपड़े का एक छोटा टुकड़ा। हालांकि समय के साथ एक नेप्रोन रिवरिकेटिंग नामक भाषा विज्ञान प्रक्रिया के माध्यम से एप्रन यह अब बन गया है। और अक्सर देखोगे खाना जो पकाने वाले होते हैं एप्रन पहने होते हैं। कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को किस अवस्था से पूर्व अवश्य छुड़ा लेना चाहिए? धोने से पूर्व, रखने से पूर्व, प्रेस करने से पूर्व या सुखाने से पूर्व। अक्सर देखते होंगे हमारे घरों में दाग धब्बे लग जाते हैं कपड़ों पर, तो किस अवस्था से पूर्व इसे छुड़ा लेना चाहिए? सभी लोग बताइएगा। प्रेस करने से पूर्व अवश्य छुड़ा लें, क्योंकि प्रेस करने के बाद फिर यह क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो धोने से पूर्व कैसे छुड़ा लेंगे? जब कपड़ा धुलेंगे तभी ठीक हो जाएगा। रखने से पूर्व, अभी एक पता नहीं कैसा कपड़ा रखा जा रहा है। सुखाने से पूर्व ये दिया गया है, तो जब धोएंगे नहीं तो सुखाने से पूर्व कैसे सुखा ले? तो प्रेस करने से पूर्व ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इनमें से किस तंतु से बने कपड़े को केवल ठंडे पानी से धोना चाहिए? जी हाँ, ऐसे कपड़ों, ऊन हो गया, रेयान हो गया, सिल्क हो गया, नायलॉन हो गया। इन चारों में से ऐसा ऑप्शन बताइए जो इन तंतु से बने कपड़ों को केवल ठंडे पानी से ही धोना चाहिए। वह आपका ऊन, ऊनी कपड़े जो होते हैं इनमें ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सिल्क तंतु से बने कपड़ों को इनमें से किसके साथ नहीं धोना चाहिए? जी हाँ, जो कपड़े सिल्क तंतु से बने होते हैं उनको किसके साथ नहीं धोना चाहिए? तो उनको साथियों आप सभी परिचित है, क्षारीय पदार्थों से निर्मित जो कास्टिक सोडे के साथ नहीं धोना चाहिए, सिल्क वाले जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। वस्त्रों की दैनिक देखभाल में क्या शामिल नहीं होता है? ब्रश करना तथा हवा देना, उचित तरीके से वस्त्र पहनना, उचित तरीके से लटकना। तो वस्त्रों की दैनिक देखभाल में क्या आपका शामिल नहीं होगा? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो उचित तरीके से वस्त्र पहनना ये आपका शामिल नहीं होता कि दैनिक देखभाल में उचित तरीके से ढंग पहने। वस्त्रों की दैनिक देखभाल में ब्रश करना तथा हवा देना, कपड़ों पर उचित तरीके से उन्हें लटकाना, ये आपका वस्त्रों की दैनिक देखभाल में शामिल होगा। उचित तरीके से वस्त्र को पहनना ये देखभाल में नहीं शामिल होता। ठीक है, तरीका अपना अपना होता पहनने का। ठीक है, फैशन का ज़माना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। घर पर वस्त्रों के रख रखाव हेतु हमें चाहिए कि वस्त्रों को धोकर रखें, वस्त्रों के मध्य कीटनाशक दवाइयाँ रखें, वस्त्रों को इस्त्री करके रखें, किस प्रकार से रखें? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो घर पर वस्त्रों के रख रखाव हेतु हमें क्या करना होगा? सभी लोग बताइए। तो हमें यहाँ पे साथियों वस्त्रों को धोकर रखना होगा, वस्त्रों के मध्य कीटनाशक दवाइयाँ भी रखना होगा, वस्त्रों को इस्त्री करके रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस हो जाएंगे। दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ें हम करते हैं और यही सारी चीज़ें हैं और यही चैप्टर है वस्त्र एवं आवास का। वस्त्र निर्माण में इनमें से किसका प्रयोग जो है हाथ द्वारा किया जाता है?
तो वस्त्र का निर्माण में सभी लोग जानते हैं जो हथकरघा हथकरघा होता है, हथकरघा के द्वारा ही, और महात्मा गांधी का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हथकरघा का प्रयोग जो है वस्त्र निर्माण में हाथ से किया जाता है, इसीलिए इसका नाम हथकरघा पड़ा हुआ है। वस्त्रों पर रंगाई की क्रिया किस होती है? व्यवस्थित, वैज्ञानिक, कलात्मक, ये सभी रूपों में होती है। देखिए, वस्तुओं पर जो रंगाई होती है, रंगाई मतलब जो रंग पड़ते हैं कपड़े में, उसको रंगाई बोला जाता है, जब कपड़ों पर रंग चढ़ता है। तो व्यवस्थित, वैज्ञानिक, कलात्मक, इन तीनों रूपों में जो है क्रिया पर होती है। डी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला है, वस्त्रों में परिसज्जा का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? तो वस्तुओं में परिसज्जा का उद्देश्य वस्त्रों को टिकाऊ बनाना, सौंदर्यात्मक गुणों में सुधार करना, वर्तमान में वस्त्र बाजार की पूर्ति करना। अर्थात ये सभी जो ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे जो है वनस्पतिक तंतुओं का निर्माण होता है? जी हाँ, वनस्पतिक तंतुओं का निर्माण जेफरान, सेल्यूलोज, सुक्रोज या इनमें से कोई नहीं। तो आपके वनस्पतिक तंतुओं का जो निर्माण होता है, जिन तंतुओं के द्वारा होता है, वह आपका कहलाता है सेल्यूलोज। क्या होता है? वानस्पतिक तंतुओं का निर्माण किससे होता है? आपके सेल्यूलोज से होता है। बी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर देना है। निम्नलिखित में से किसके पौधे को बीज का बाल कहते हैं? कपास को, जूट को, शन को, नारियल को। जी हाँ, किसके पौधे को बीज का बाल कहते हैं? जी हाँ, बीज का बाल, आपने शायद सुना ना होगा। जी हाँ, कपास। जी हाँ, कपास के पौधे के बीज का बाल कहा जाता है, क्योंकि जो कपास के जो बीज होते हैं उनके चारों तरफ यही कपास होता है, इसलिए उनको बाल कहा जाता है। उनके बीजों को बाल कहा जाता है। किसको? कपास को कहा जाता है। अगला है, ऊन प्राप्त होता है। तो ऊन प्राप्त किससे होता है? तो ऊन जो प्राप्त होती है वह सभी जानते हैं किससे किससे प्राप्त होता है। भेड़ से, ऊँट से, याक के बालों से प्राप्त होता है। जी हाँ, ऊँट के बालों से भी होता है। क्या हम सही कह रहे हैं? क्योंकि हाथी से, खरगोश से, हाथी से तो होता नहीं है, ना ही शेर से होता है, ठीक है, ना ही गाय से होता है। तो फिर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, चटाई बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। नारियल को, रेशमी को, लिनन को या नायलॉन को। अक्सर देखते होंगे घर में कोई आता है बैठने के, ठीक है, तो एक चटाई दसा दी जाती है और इसमें एक अपना जो है बैठ जाते हैं और बातचीतें होती हैं, जो भी कार्यक्रम है, ठीक है, चटाई। तो चटाई बनाने हेतु जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? वह नारियल। क्या मैं सही कह रहा हूँ? चटाई बनाने का प्रयोग नारियल में किया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्लास ज़रूर बनाया था, और आप कहेंगे तो डिटेल के साथ आपको सिलेबस भी बता दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मानव निर्मित कृत्रिम तंतु। जी हाँ, रेयान, जूट, रेशम या एस्बेस्टस। मानव निर्मित कृत्रिम तंतु की बात कर रहे हैं, तो वह हो जाएगा रेयान। जी हाँ, मानव निर्मित कृत्रिम तंतु कौन है? वह आपका रेयान है। ये मानव निर्मित बनाया गया है। वस्त्रोपयोगी रेशों का मुख्य गुण क्या होता है? कि वस्त्र उपयोगी में रेशों का जो मुख्य गुण पाया जाता है वह सबसे गुण होता है कि ये मजबूत होता है। पहला ऑप्शन सही कर लेंगे। अदर भी ऑप्शंस आप लोग रहे होंगे कि अदर भी ऑप्शन क्यों नहीं सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अदर भी ऑप्शंस बिल्कुल सही होंगे आपके। कौन कौन से सही, आइए देख लेते हैं। देखिए, चमक भी होती है रेशों में, देखा जाए प्रत्यस्थता भी होती है, तो हम ये सभी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आपके मन की बात कर लेते हैं। आपने सोचा होगा नायलॉन का आविष्कार किसने किया है? सभी लोग बताइए। तो नायलॉन का आविष्कार किसने किया है? वालेस कैराथर्स। नायलॉन का आविष्कार किसने किया है? सभी लोग बताइएगा। वालेस कैराथर्स ने नायलॉन का आविष्कार किया है। कौन सुमेलित नहीं है? वस्त्र का प्रकार और राज्य दिया गया है, यहाँ पे बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फिरन जम्मू कश्मीर का है, पानो भाजी पश्चिम बंगाल का दिया गया है, रहीदे हिमाचल प्रदेश का, फुलकारी पंजाब का। तो जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है पानो भाजू पश्चिम बंगाल, ठीक है, यह आपका वस्त्र का प्रकार जो है यहाँ आपका सही नहीं दिया गया है। और
पानो भाजू पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए वस्तु के प्रकारों में से काफ़ी सारा पूछा भी जाता है और ये सारी चीज़ें हमें जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जैसे इग्लू, तंबू, घर की, ये सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और आवास के संबंधित अगर बात करें, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है काश्मीरी चोगा। जी हाँ, जो काश्मीरी चोगा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? या काश्मीरी चोगा कहलाता है, क्या कहलाता है? सभी लोग बताइए। तो काश्मीरी चोगा को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो यह फिरन। काश्मीरी चोगा को किस नाम से जाना जाता है? फिरन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं उनके जो आवास होते हैं कहाँ पर होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है। स्थल पर, जल पर, वायु पर या ये सभी पर? देखिए जीव जंतुओं के जो आवास होते हैं स्थल पर भी होते हैं, कुछ जल पर भी होते हैं, कुछ वायु पर। वायु पर मतलब पेड़ पौधे के ऊपर होते हैं, तो वायु पर ही कहला गया। ठीक है, तो ये सभी वाला जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की क्या विशेषता होती है? जो पर्वतीय आवास में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं उनकी जो विशेषता होती है क्या क्या होती है? देखिए पर्वतीय आवास में तब ठंडी मौसम की बात करेंगे, इनकी त्वचा भी मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल भी होते हैं और इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं, अर्थात ये सभी की बात करेंगे। अगला है समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, जल से प्राप्त हाइड्रोजन, पौधे से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड या जल में घुलित ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी परिचित, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं किस गैस का प्रयोग करते हैं सांस लेने में? तो जल में घुलित जो ऑक्सीजन होती है उसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कुत्ता मछली का जो आवास होता है वह नदी है, तालाब है, झील है, समुद्र? काफ़ी बार पूछा गया है, चाहे हम सी टेट की बात करेंगे, चाहे हम आपके रीट एग्ज़ाम की बात करें, चाहे हम यूपी टेट की बात करें, चाहे हम एमपी टेट की बात करें। कुत्ता मछली आवास, ये फेवरेट प्रश्न है आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी जो आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, तो कुत्ता मछली का जो आवास कहलाता है वह क्या हो जाएगा? तो कुत्ता जो एक मछली है जो समुद्र की बात करेंगे या झील की बात करेंगे, नदी की बात करेंगे या तालाब की बात करेंगे? तो हम समुद्र की बात करेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बंदर, शेर तथा चूहों के घर क्रमशः होते हैं। जी हाँ, आवास से संबंधित अब प्रश्न आ गया है। वस्त्रों के बाद अब आवास पर आ जाते हैं, क्योंकि टोटल हम 55 प्लस या क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो 30 क्वेश्चंस लगभग कर चुके हैं जो कि आवास से, वस्त्र से संबंधित थे। अब बात करेंगे आवास से संबंधित प्रश्न। तो बंदर, शेर तथा चूहे के घर जो क्रमशः होते हैं, तो बंदर कहाँ पर रहता है? पेड़ पर रहता है, शेर गुफा पर और चूहा बेल पर। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सटीक बैठ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। काफ़ी इजीली प्रश्न होते हैं। मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक तापमान से बचने के लिए क्या करते हैं? जी हाँ, मरुस्थल मतलब गर्म इलाके में जो जीव जंतु रहते हैं तो दिन के तापमान अधिक होता है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं? तो उससे बचने के लिए भूमि के नीचे रहते हैं। क्या करते हैं ये लोग? भूमि के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, भूमि के अंदर रहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैक्टस जैसे पौधे जो महत्वपूर्ण होते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम के लिए, घास भूमि के लिए, रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के लिए या सवाना के लिए? देखिए साथियों, जो कैक्टस पौधे होते हैं या कैक्टस जैसे पौधे होते हैं वह आपके किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के लिए। जी हाँ, रेगिस्तान इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो कैक्टस पौधे होते हैं, कैक्टस जैसे पौधे होते हैं, इनके देखते हैं पत्तों पर, इनके डालियों पर कटीली कांटे लगे होते हैं। ये कांटे जो होते हैं पत्तों पर जो लगे होते हैं, ये पानी का अवशोषण कम होने देते हैं, जिससे कम मात्रा में यह पानी कम होता है फिर भी ये पेड़ जीवित रहते हैं। कम मात्रा में इनके पेड़, ठीक है, इनका जीवित रहते हैं और अपना जल जो है इनका पूर्ति होती रहती है।
झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियां जो है प्रयुक्त की जाती हैं। अक्सर आप देखते होंगे आवास वाला चैप्टर चल रहा है, घर वस्तु और आवास का चैप्टर है। तो झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचने के लिए कौन सी लकड़ियां जो प्रयुक्त की जाती हैं। तो नीम का भी ज़्यादातर जिक्र होता है और कीकर दोनों दिया गया है। अर्थात देखिए दीमक उसमें नहीं लगती जो लकड़ी कड़वी होती है, ठीक है, जो लकड़ी कड़वी होती है उसमें दीमक नहीं लगती है। अर्थात नीम और कीकर ये दोनों ऐसी लकड़ियां हैं जिन पर कड़वी होती हैं, और झोपड़ी की छत में अक्सर नीम और कीकर के लकड़ी के फट्टे को ही प्रयुक्त की जाती है। इससे क्या होता है, नीम और कीकर पर जो है दीमक नहीं लगता है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक जो है, ठीक है, लकड़ी हमारी सुरक्षित रहती है। अगला प्रश्न रैन बसेरा है। जी हाँ, रैन बसेरा को हम क्या कह सकते हैं, तो आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी जो बस्तियां होती हैं उसी को ही रैन बसेरा कहते हैं, ठीक है ना। एक गाना भी आपने सुना होगा, रैन बसेरा रे, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा हो गाना, लेकिन फिर भी आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सभी कमेंट सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्र, सभी शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन का रास्ता यहाँ से बिल्कुल आसान होता दिखेगा आपको। जी हाँ, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है तंबुओं के लगाए जाने के पीछे निहित कारक क्या होता है। शिविरों का आयोजन करना, प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा करना, आश्रय प्रदान करना, या ये सभी। देखिए तंबुओं को लगाए जाने के पीछे जो निहित कारक शामिल होता है वो यहाँ पे क्या शामिल होता है आपका, शिविरों का आयोजन करना भी होता है, प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा करना भी होता है, और आश्रय प्रदान करना भी होता है। अर्थात ये सभी यहाँ पे डी ऑप्शन हम सही कर लेंगे। अगला है इग्लू के फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाई जाती है। यहाँ कालीन की भांति काम करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, घर को गर्म रखते हैं, सर्दी के एहसास के लिए होता है। तो अक्सर देखते हैं इग्लू में फर्श पर फर व खाल इसलिए बिछाई जाती है क्योंकि घर को यह क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। क्या करते हैं, ये गर्म रखते हैं। सी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेंगे। उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में घर की दीवारें जो होती हैं, जी हाँ, किस प्रकार के उष्ण जलवायु क्षेत्रों में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती हैं। मोटी, पतली, एक ईंट की चौड़ाई वाली, या ईंट का प्रयोग नहीं होता। देखिए जहाँ की जलवायु किस प्रकार की, उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु मतलब आपने समझ लिया होगा, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, ये ठंडी ज़्यादा होगी, सभी लोग बताइए। तो उष्ण जलवायु जहाँ पर होती है, ठीक है, तो वहाँ पर घर की दीवारें जो किस प्रकार की, मोटी बनाई जाती है, उष्ण जलवायु जहाँ पर होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों पर और फर्श को लीपा जाता है। किस लिए लीपा जाता है, कीटों को दूर करने के लिए लीपा जाता है, ठीक है। किस के लिए, अक्सर आप देखते होंगे तो एंटीबायोटिक पाया जाता है गाय के गोबर में, ठीक है, कीटों को दूर करने के लिए जो यहाँ पे लीपा जाता है। क्या हम सही कह रहे हैं, सभी लोग बताइए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है। निगेटिव प्रश्न दिया गया है और ये हमें पहचाना क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है। तो कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है, मतलब हमें पता होना चाहिए दीवारें कच्ची ईंटों की होती है, इन्हें प्रतिदिन गोबर से लीपना पड़ता है, इन पर चूने की पुताई होती है, लेकिन झोपड़ियों से अधिक मजबूत व स्थायी होती है कच्चे घरों की मुख्य विशेषता। ये आपकी विशेषता है कि नहीं है, सभी लोग बताइए। देखिए कच्चे घरों की जो मुख्य विशेषता होती, दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं, झोपड़ियों से अधिक मजबूत स्थायी भी होती हैं, इन पर चूने की पुताई होती है, इन्हें प्रतिदिन गोबर से लीपना पड़ता है, या कोई विशेषता नहीं है, ठीक है, कि प्रतिदिन ही लीपना पड़े। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक अच्छे आवास का गुण इनमें से क्या हो सकता है। भोजन की आपूर्ति, पत्थरों की आपूर्ति, पशुओं की आपूर्ति, या लोहे की आपूर्ति। देखिए साथियों, एक अच्छे आवास का जो गुण कहलाता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है, सभी लोग बताइए,
एक अच्छा आवास किसे बोल सकते हैं? सभी लोग बताइए। अच्छा आवास मतलब अच्छा घर की बात कर रहे हैं, तो किसे बोल सकते हैं? भोजन की आपूर्ति। एक अच्छे आवास का गुण इनमें से है भोजन की आपूर्ति, यहाँ पे दिया गया है। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी लोग बताइए। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, गृह स्वच्छता के अंतर्गत वार्षिक स्वच्छता निम्न में से कौन सी कहलाती है? तो गृह स्वच्छता के अंतर्गत जो वार्षिक स्वच्छता कहलाती है वह कहलाती है घर की पुताई। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है? आइए जान लेते हैं। सभी लोग कमेंट कीजिए, आप भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस देखिए, कमेंट कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, जांचिए और परखिए। क्योंकि अगर आप स्वयं चलना सीखेंगे तो आप मजबूत बनेंगे। अगर आप सहारे की हमेशा सहारा लेता रहेंगे, हमेशा आंसर सुनते रहेंगे, तो ये आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने माइंड को सोचने का आप मौका ही नहीं देंगे। तो अपने दिमाग को सोचने का मौका दीजिए, अपने स्मृति को जागृत कीजिए, अपनी स्मृति को उजागर कीजिए और तैयारी बेहतर कीजिए, क्योंकि स्मृति का उजागर होगा एग्जाम टाइम में वही काम आएगा। अगला प्रश्न है, गृह स्वच्छता का लाभ क्या होता है? तो इनमें से सभी होता है, गृह स्वच्छता का लाभ देखिए, अच्छा स्वास्थ्य भी होता है, अच्छी निद्रा भी होती है, अच्छे सामाजिक संबंध भी होते हैं। अर्थात ये सभी डी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर, प्रत्येक शिक्षा बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी का वेलकम अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, सुविधा के आधार पर गृह स्वच्छता को कितने भागों में बांटा जाता है? जी हाँ, सुविधा के आधार पर जो है गृह स्वच्छता को कितने भागों में बांटा जाता है? तो सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ पे गृह स्वच्छता को कितने भागों में बांटा गया है? सभी लोग बताइए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? सभी कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है। कूड़ा करकट के निस्तारण हेतु हमें चाहिए कि कूड़े का संग्रहण करना, कूड़े को नष्ट करना, कूड़े का संवहन करना, या ये सभी? देखिए साथियों, कूड़ा करकट के निस्तारण हेतु हमें या कूड़ा करकट के निस्तारण हेतु हमें चाहिए, क्या चाहिए? कि कूड़े का संग्रहण किया जाए, कूड़े को नष्ट किया जाए, कूड़े का संवहन करना। अर्थात ये सभी डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से आवास निर्माण हेतु जो प्रथम सामग्री होती है वह सीमेंट होता है, ईंट होता है, दरवाजे होते हैं, जमीन होगी? देखिए, सर्वप्रथम आवास का अगर निर्माण करना है तो प्रथम जो सामग्री होती है वह कहलाती है जमीन। क्योंकि आवास या घर जब बनता है कहाँ पर बनेगा? जमीन पर ही बनेगा। ठीक है, तो जब जमीन ही नहीं तो आवास कहाँ? तो सर्वप्रथम प्रथम सामग्री आपके पास जमीन होना चाहिए। जमीन है, इसके बाद फिर आप ये सामग्री ले आएंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ठंडे क्षेत्रों में आवास का मुख्य किस दिशा की ओर होना चाहिए? जी हाँ, जिस प्रकार के ठंडे क्षेत्र होते हैं तो आवास का जो मुख्य की दिशा है तो किस प्रकार होना चाहिए? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर? अब आप बोलेंगे ये कैसा प्रश्न है? देखिए, ठंडा क्षेत्र है मतलब सूर्य की किरणें पहले दरवाजे पर पड़े। जब दरवाजे पर पड़ेंगी तो क्या होगा? धूप मिलेगी। तो ठंडे क्षेत्रों में आवास का मुख्य दिशा किस प्रकार होना चाहिए? मतलब सूर्य किस दिशा में उगता है? तो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? हमेशा दक्षिण की ओर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सभी लोग कमेंट करके बताइए, अपना अपना ओपिनियन आप लोग बता सकते हैं। इनमें से कौन सा आवास आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है? आमुख, आमुख सबसे सभी शायद परिचित होंगे। देखिए, ऐसा आवास जो आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है वह सूर्य का भ्रमण चक्र भी है, वर्षा की गति एवं दिशा भी है और वायु की दिशा भी है। अर्थात ये सभी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, एक अच्छे आवास निर्माण में क्या ध्यान रखना चाहिए? वायु विजन, गृह स्वच्छता, प्रकाश विजन, या ये सभी? देखिए, एक अच्छे आवास निर्माण में हमें यह ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? सभी लोग बताइए। अगर आप एक अच्छा आवास निर्माण करना चाहते हैं, एक अच्छा घर का निर्माण करना चाहते हैं, तो वायु का विजन, गृह स्वच्छता और प्रकाश विजन, इन तीनों का ध्यान करते हुए आप एक अच्छा आवास का निर्माण करना चाहिए। ये सभी डी ऑप्शन को सही कर लीजिए। अगला है, आवास निर्माण में समूहीकरण से तात्पर्य क्या होता है? कमरों की बेहतर व्यवस्था, बरामदे की बेहतर व्यवस्था, शौचालय की बेहतर व्यवस्था, स्नान घर की बेहतर व्यवस्था। देखिए, आवास निर्माण में सामूहिकरण,
समूहीकरण मतलब एक आपने शब्द जाना होगा कि समूहीकरण मतलब होता है इकट्ठा करना। कहते हैं ना समूह में कर लेना, ये समूहीकरण कुछ कार्यक्रम कर लेते हैं, कोई धर्म का कार्यक्रम होता है तो कह लेते हैं समूहीकरण करके ये काम कर लेते हैं, कहीं पे भंडारा करना हो ठीक है कह देते हैं समूहीकरण करके भंडारा करते हैं। समूहीकरण समूहीकरण मतलब होता है एक ग्रुप, ठीक है, एक समूह की बात करते हैं, टोली की बात करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कमरों की बेहतर व्यवस्था को ही आवास निर्माण में समूहीकरण कहते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमें सही कर लेना है। अगला प्रश्न, इनमें से किसी आवास में अधिकांश रोगों के जीवाणु किस माध्यम से आते हैं? पानी के माध्यम से, धूल, वायु, जूते, चप्पल के माध्यम से। देखिए किसी भी आवास से हमारे और आपके घरों में अधिकांश देखा जाता है जो रोगों के जीवाणु आते हैं वह किसके माध्यम से आते हैं? सबसे ज़्यादा धूल के माध्यम से आते हैं, ठीक है। किस प्रकार से आते हैं? सबसे ज़्यादा धूल के माध्यम से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि धूल जो होती है वह बाहर से आती है, उड़कर आती है, ठीक है। तो आवास में अधिकांश रोग ज़्यादातर देखा जाता है तो धूलों के माध्यम से आते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन सही कर लेंगे। कुछ लोग पानी भी करेंगे, तो पानी क्यों नहीं होगा कमेंट करके बताइए, हम आपको डिटेल के साथ अगली क्लास पे बता दिया जाएगा। क्योंकि क्लास लंबी है, क्वेश्चन भी लंबे हैं, पूरे चैप्टर को क्लियर करते हैं, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हैं एक ही क्लास पर। एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए? अगर बेहतर आवास चाहिए तो बरामदा किस ओर खुलना चाहिए? रसोई घर की ओर, अतिथि कक्ष की ओर, शयन कक्ष की ओर या शौचालय की ओर? अब आप बोलेंगे सर हम तो कोई इंजीनियर तो है नहीं है, क्योंकि घर का निर्माण करते तो ये हमें बताना होगा। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। पूरा आप सिलेबस देखिए, पूरा चैप्टर देखिए, ये पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे और इन्हीं से प्रश्न आपका एग्जाम पर पूछा जाना है, ठीक है। तो देखिए आवास में जो बरामदा होता है जिसे हम हाल भी कहते हैं, बरामदा कहते हैं, इसका जो खुलना चाहिए वह अतिथि कक्ष की ओर खुलना चाहिए। अब ऐसा क्यों है आप लोग बुक में जाके डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। अगला है, भारत में जो है असम राज्य जहां वर्षा अधिक होती है वहां आवास निर्माण की आवश्यकता सामग्री निम्न में से क्या है? तो मतलब असम राज्य में अगर घर आपको बनाना है, मान लीजिए आपका घर जमीन आपको असम राज्य में मिल गई, आप असम राज्य से हैं, आपको वहाँ पर घर बनाना है, तो वहाँ पे घर बनाने के लिए आवश्यक जो सामग्री आपको जुटानी पड़ेगी वह क्या क्या जुटानी पड़ेगी? सबसे पहले बांस, क्योंकि 3 से 3.5 मीटर तक जो है वहाँ पे नीचे बांस इसके ऊपर घर बनाए जाते हैं। तो बांस सबसे ज़रूरी है क्योंकि नीचे पानी भरा रहता है। भारत के मनाली में घर बनाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या होगी? मान लीजिए आप मनाली शहर से हैं और मनाली में आप घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक जो सामग्री होगी वो आपको क्या क्या लगेगी? तो सबसे पहले मनाली में बनाना तो पत्थर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्राय अगर घर बनाना हो, जी हाँ राजस्थान इलाकों में अर्थात शुष्क इलाके में घर बनाना है, अर्थात गर्मी वाले इलाकों में घर बनाना है, तो इसके लिए घर बनाए जाते हैं। राजस्थान घर बनाए जाते हैं, किससे घर बनाए जाते हैं? सभी आप परिचित हैं, मिट्टी, क्योंकि गर्मी को जो है मिट्टी ही अच्छी तरीके से सुधार सकती है, उसको मिट्टी ही कंट्रोल ला सकती है। अक्सर देखते होंगे गर्मी का मौसम है, मिट्टी के घड़ों में जो है पानी हम पीते हैं, फ्रिज वाला देखे पानी सब है लेकिन वो स्वाद स्वादिष्ट नहीं आएगा। एक बार मटके और घड़े का पानी पीजिएगा, उसका स्वाद दिखेगा, एकदम नेचुरल आपको लगेगा, ठीक है। राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु जो आवश्यक सामग्री होती है वह क्या क्या होती है? राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं लेकिन छत भी बनाते हैं उसका, तो छत जो बनाया जाता है राजस्थान के घरों में, इलाकों में जो मिट्टी के घर बनते हैं उनकी छत में जो आवश्यक सामग्री का उपयोग होता है या प्रयोग होता है वह पर कटीली झाड़ियाँ डाली जाती हैं। क्या डाली जाती हैं? कटीली झाड़ियाँ छत पर डाली जाती हैं। कौन सी सामग्री जो है घर बनाने में काम नहीं आती है? देखिए सीमेंट भी आता है, लोहा भी आता है, पत्थर भी आता है, लेकिन स्कूटर ये तो भाई चलाने वाला काम है, ये तो हमारा वाहन कहला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहला जाएगा? वाहन कहला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका घर बनाने में सामग्री पर नहीं आएगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा पत्थर में जो है घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता? संगमरमर, घिया पत्थर या सेल खड़ी जिसे कहते हैं,
कोटा स्टोन या सैंड स्टोन? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ये हम आपके लिए मॉक क्वेश्चन में दे रहे हैं। जी हाँ, ये सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में है। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा पत्थर में जो है घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। बाकी इससे पहले आपकी बाल विकास शिक्षा शास्त्र की शिक्षण विधियों की क्लास चल रही, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, पूरी तैयारी कीजिए, तभी आप 140 प्लस कर पाएंगे। बाकी आल सब्जेक्ट की हम जल्दी पेडागोजी क्लासेस शुरुआत करेंगे, शिक्षण शास्त्र की क्लास शुरुआत करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।